हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अकाउंटेंसी का जो हम लोग एससीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका पार्ट 3। 2 पार्ट आप लोगों को मिल चुका है और ये है पार्ट 3। ठीक है, जो चैप्टर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 1956 डेफिनेशन इसका सेक्शन 3(1) में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि कंपनी का डेफिनेशन कंपनी एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है। तो कंपनी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3(1) में दिया गया है। ठीक है, सब क्लॉज 1 डिफाइन एज कंपनी अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। An existing company means a company formed and registered under any of the previous company law। मतलब ये एक्ट बनने से पहले जो पहले एक्ट था कंपनी के लिए, जो रेगुलेटरी बॉडी थी, उसके अंदर जो कंपनी था उसको भी कंपनी कहेंगे, और इस एक्ट के अंदर जो कंपनी बना है, जो कंपनी फॉर्म्ड हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है, उसे भी हम कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का ये डेफिनेशन हुआ। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो रजिस्टर्ड हुआ कंपनी, वो कंपनी हुआ। और इसके इस दिन तक, इसे बनने के पहले तक जो कंपनी एग्जिस्ट करती थी पहले से, किसी दूसरे एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड थी, वो भी कंपनी है। ठीक है, डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है? डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 3(1)। और ये क्वेश्चन याद रखना, लेटेस्ट कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेटेस्ट जो चल रहा है वो 2013 चल रहा है, जो इसी का अमेंडेड वर्जन है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 का अमेंडेड। लेटेस्ट पूछेगा तो 2013, और सिर्फ कंपनी एक्ट पूछेगा तो 1956। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली में क्या होता है? किसी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल जो इशू कर सकता है पब्लिक में। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल मींस, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल याद रखना। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस the face value of share which a company is authorized to issue by its memorandum। मतलब इसके मेमोरेंडम में कंपनी अपने मेमोरेंडम में जो मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, वही होता है ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। जैसे कि पी लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। पी लिमिटेड जो है वो 10 लाख तक रुपया का शेयर इशू कर सकती है, जिसको ब्रेक करती है 1 लाख इंटू 10 में। मतलब 1 लाख शेयर है इंटू 10 रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपया हो गया। इससे ज़्यादा कंपनी पी लिमिटेड इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। इसी को ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। बैलेंस शीट में ऑथराइज का एक क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाले टेबल में ऑथराइज कैपिटल को हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन इसको ऐड नहीं किया जाता है, ये अलग से ऊपर में रहता है। ठीक है, इसको ऐड नहीं करते। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज इशूड कैपिटल। ठीक है, चलिए देखते हैं इशूड कैपिटल क्या है। व्हाट इज इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब जो अभी हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल देखें, मैक्सिमम लिमिट, इसमें से जो हिस्सा कंपनी इशू कर चुकी है पब्लिक को, ठीक है, इशू कर चुकी है, उसको हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। जिसको पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, फिर कंपनी उसको अलॉट कर देगी उस पार्ट को। मतलब इसका मतलब ये साफ है कि इशू कैपिटल हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होगा। ठीक है, तो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर इशूड टू प्रोमोटर एंड अदर इन्वेस्टर। मतलब इशूड कैपिटल के अंदर जो प्रोमोटर को शेयर इशू किया जाता है और जो अदर इन्वेस्टर को शेयर इशू किया जाता है, वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। उसके बाद है व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये इशूड कैपिटल जो आया, इसको जब पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, उसको कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है विच हैज बीन सब्सक्राइब बाई पब्लिक। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल जो होगा वो इशूड कैपिटल के इक्वल हो सकता है या बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है।
क्योंकि इशूड कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक अप्लाई कर देती है सब्सक्रिप्शन के लिए उसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर टेकन अप बाई अदर इन्वेस्टर लाइक प्रोमोटर एंड इन्वेस्टर। मतलब इसमें सब्सक्राइब कैपिटल में इन्वेस्टर का कैपिटल और प्रोमोटर का कैपिटल भी इंक्लूड रहता है। व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल क्या है? अब जो पब्लिक सब्सक्राइब की उसका जितना अमाउंट मिल गया, मतलब 10 का शेयर है अगर, तो 5 रुपया अगर एप्लीकेशन का मिल गया या 7 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के मिल गया तो उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश बाई द कंपनी। मतलब कंपनी टोटल कॉल्ड अप कैपिटल का जितना पैसा पा गई है उसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट पार? शेयर इशू एट पार मतलब पता होगा, जिसमें न तो प्रीमियम हो न तो डिस्काउंट हो। मतलब 10 रुपीज का शेयर अगर 10 रुपीज में इशू हो रहा है तो उसको कहते हैं शेयर इशू एट पार। इफ द प्राइज एक्वायर्ड टू बी इशूड टू द कंपनी if the price required to be paid to the company for the share is equal to the nominal value of that share, it is called share issue at par। मतलब नॉमिनल वैल्यू अगर 10 है और 10 पे ही कंपनी को हमको देना है, 10 रुपया ही कंपनी को देना है फॉर सब्सक्रिप्शन, देन दिस इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। शेयर इशू एट प्रीमियम, अगर 10 रुपया से ज़्यादा देना पड़ रहा है तो प्रीमियम हो गया। जैसे 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, 12 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है तो उसको कहेंगे शेयर इशू एट प्रीमियम। If the price required to be paid to the company for share this is more than nominal value of share, this is called share issue at premium. For example, 10 rupees share issued at a price of ₹12, that is this share is issuing at premium. What do you mean by issue of share at a discount? अब ये क्लियर होगा, अगर नॉमिनल वैल्यू से कम हो गया तो उसको हम शेयर इशू एट डिस्काउंट कहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, शेयर इशू कर रहा है 9 रुपया में, मतलब 1 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, व्हाट इज कॉल्सिन एरियर? कॉल्सिन एरियर क्या है? कॉल्सिन एरियर रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट पेड अप। देखो ऊपर हम लोग देखे थे पेड अप कैपिटल, तो पेड अप जो कॉल्ड अप हो जाता है, कंपनी जिस शेयर का जितना पोर्शन कॉल्ड कर देती है, जैसे लाइक एप्लीकेशन तो कॉल पहले ही हो जाता है, अलॉटमेंट और कॉल, जितना कॉल हो जाता है उसका जो पैसा कंपनी पा जाती है उसको कहा जाता है पेड अप, और जो नहीं पाती है उसको कहा जाता है कॉल्सिन एरियर। ठीक है, मतलब कॉल्ड अप शेयर का जितना पैसा नहीं मिला है उसको कहेंगे कॉल्सिन एरियर। व्हाट इज कॉल्सिन एडवांस? ये क्या है कॉल्सिन एडवांस? कोई शेयर होल्डर अगर अपना पेमेंट कॉल्ड अप से पहले प्रीवियस वाले कॉल्ड के साथ ही आने वाला कॉल का पैसा भी अगर दे दे उसको कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। जैसे समटाइम्स टू अवॉइड द बोदरेशन ऑफ पेइंग कॉल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब बहुत शेयर होल्डर है ना, टाइम टू टाइम पैसा देने से बचने के लिए सम शेयर होल्डर क्या करते हैं, प्रेफर टू पे द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे देते हैं, या फर्स्ट कॉल के टाइम फाइनल कॉल का पैसा दे देते हैं। दिस एक्सेस मनी पेड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया इसको कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कॉल्स इन एरियर, और पहले से दे देंगे तो कॉल्स इन एडवांस। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी कंपनी का इशूड शेयर का पार्ट होता है। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन द मिनिमम अमाउंट विच इज द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड इन कैश बाय द इशू ऑफ दोज शेयर टू प्रोवाइडेड फॉर द परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी एक्वायर्ड, एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन पेबल बाय कंपनी। The minimum subscription is the minimum amount which in the opinion of director must be raised in cash by the issue of। अच्छा, मतलब डायरेक्टर जितना मिनिमम अमाउंट रेज करना चाहता है बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर इशू करके जितना अमाउंट रेज करना चाहता है, मतलब फंड क्रिएट करना चाहता है मिनिमम, उसको कहेंगे मिनिमम
सब्सक्रिप्शन। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स लग रहा है हमको। चलो इसको इतना याद रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक 1 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। मतलब जितना कंपनी पब्लिक में शेयर इशू की है उससे कम का एप्लीकेशन अगर आया तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी 10 लाख का शेयर इशू की बट पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है सिर्फ 5 लाख, इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी कैन सेटिस्फाई ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल। मतलब अब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं है तो कंपनी सबको ही अलॉट कर देगी ना शेयर। मतलब वहाँ पर ना तो कोई प्रोराटा का केस बनेगा और ना तो कोई रिजेक्शन का केस बनेगा। कंपनी सारे शेयर होल्डर को 5 लाख अलॉट कर देगी, फुल अलॉटमेंट कर देगी। इसीलिए कहा गया है एप्लीकेंट को पूरा अलॉट कर देगी। ठीक है। प्रोवाइडेड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया? सॉरी, अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया? इसके बाद है व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? when the application money is received for more number of share than the number of share offered। मतलब जितना कंपनी इशू की है शेयर, मान लो 1000 शेयर इशू की कंपनी 10 रुपये का, तो लेकिन एप्लीकेशन आ गया है 12,000 शेयर का, तो ये इस घटना को कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जितना कंपनी इशू करे उससे ज़्यादा का क्या आ गया? सब्सक्रिप्शन, उसका ज़्यादा का एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच सेटिस्फाई दी फॉलोइंग 2 कंडीशन। 2 कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। एज रिगार्ड्स डिविडेंड इट मस्ट कैरी अ प्रिफरेंशियल राइट टू फिक्स रेट। मतलब इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और प्रिफरेंशियल राइट मतलब इक्विटी शेयर से पहले इनका राइट होता है, प्रिफर्ड राइट। ठीक है। एज रिगार्ड्स कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी का क्लोजअप आता है, क्लोजिंग अप आता है, वाइंड अप होता है, तो उस सिचुएशन में देयर मस्ट बी प्रिफरेंशियल राइट। तो जब डेप्ट का पेमेंट होने लगता है, जो भी क्रेडिटर्स होते हैं सबके पेमेंट होने लगता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है। इनको रीपे किया जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन सच शेयर, मतलब इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है पेमेंट के लिए। ठीक है। मतलब लेकिन डिवेंचर होल्डर के बाद, डिवेंचर होल्डर जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली में? वो होते हैं लेंडर, मतलब कि वो क्रेडिटर हम बोल सकते हैं उनको। ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब है? Forfeiture of share is the action taken by company to cancel the share as a final action against the defaulting shareholder। मतलब डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है कोई, अगर मतलब एक तो पैसा दे करके उसका दे ही नहीं रहा, तो उसको 1-2 बार नोटिस देगा कंपनी, उसके बाद कंपनी फाइनल डिसीजन क्या लेगा? उसके एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा और उसका जो पेमेंट हुआ था उसको फॉरफिट कर लेगा। ठीक है। द डायरेक्टर्स आर यूजुअली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स। ये शेयर फॉरफीचर का घटना किस डॉक्यूमेंट में दिया गया है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है। कंपनी का 2 डॉक्यूमेंट याद रखना है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। शेयर बाय सर्विंग प्रॉपर नोटिस, मतलब शेयर होल्डर को नोटिस दिया जाएगा कि आपका शेयर अब फॉरफिट हो गया। 14 दिन का नोटिस लगभग रहता है, 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए तो ठीक है, नहीं तो शेयर आपका गया। ठीक है। इस तरह से फॉरफीचर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है?
व्हाट डू यू, अरे यार कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। कितना पेज पे थे हम लोग? 14 पेज पे था ना। मिनी आंसर क्वेश्चन हो गया, शेयर फॉर फीचर हो गया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? फॉर फीचर हो गया था। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं? Redeemable preference share are those the capital of which may be refunded by the company after a specified time। मतलब एक समय के बाद जिसका पेमेंट कर दिया जाए उसको हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। मतलब मान लो रिडीम करना है शेयर को 5 साल बाद, ठीक है, वो पहले से पता रहता है, जब इशू किया जाता है शेयर तभी शेयर होल्डर को पता रहता है कि कितने दिन के बाद वो रिडीम होगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है। रिडीम करने का मतलब उसको जो शेयर होल्डर है उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, तो रीपेमेंट किया जाता है, इसको कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसके बाद क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स whose dividend is accumulated when profit of the company in any year are not sufficient to pay dividend on such share. The accumulated dividend to be paid out of the profit of subsequent year। मतलब जिसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते जाता है, मतलब 1 साल का डिविडेंड, फिर इसके बाद दूसरे साल का डिविडेंड, फिर इसके बाद तीसरे साल का डिविडेंड जुड़ते जाएगा, लास्ट में पेमेंट हो जाएगा। तो इस मतलब किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड जोड़ दिया गया, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ तब पेड कर दिया गया। तो ऐसे शेयर को कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाई री इशू ऑफ शेयर? देखो, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे फॉरफिटेड शेयर। तो जो फॉरफिटेड शेयर होता है, कंपनी जिस शेयर को फॉरफिट कर लेती है, अगर कोई फेल्ड करता है, नहीं पेमेंट करता पूरा, तो उसके एप्लीकेशन को कैंसिल करके शेयर उसका फॉरफिट हो जाता है। फिर इसी शेयर को कंपनी किसी और को एक सिंगल लमसम अमाउंट में री इशू कर देती है। तो इस घटना को कहा जाता है फॉरफिटेड री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली अ सेल। मतलब ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं होता, ये सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, रिमेन्स यहाँ पर देखो, शेयर अ फॉरफिटेड शेयर इज मेयरली अ शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल। मतलब जो फॉरफिटेड शेयर है तो कंपनी के पास फिर सेल के लिए अवेलेबल होता है। रिमेन्स वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पस ओनली। ठीक है, मतलब इसके लिए कंपनी को कुछ अधिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं उसको, प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कंपनी उसको आराम से रीइशू कर देती है। ठीक, इसके बाद देखिए, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, शेयर कब फॉरफिट होता है? तो ये पता है हम लोग को, जब कोई फेल्ड हो जाता है, पेमेंट नहीं करता है, ड्यू का नहीं देता है, फेलियर टू पे एनी मनी, तब उसको शेयर फॉरफिट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बोला हाउ डू यू क्लोज फॉरफिटेड शेयर अकाउंट? फॉरफिटेड शेयर को कैसे करेंगे? देखो, फॉरफिटेड का एंट्री पहले हो गया, उसके बाद री इशू का एंट्री हुआ, उसके बाद ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का। यहाँ फॉरफिटेड का एंट्री नहीं लिखा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टू कॉल्स इन एडवांस, जितना पेमेंट नहीं किया है वो कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, शेयर फॉर फीचर, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में, अगर फेल्ड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। ठीक है, ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री। इसके बाद री इशू का एंट्री, मान लो 10 का शेयर है तो ये 8 में री इशू हुआ तो 2 रुपया लॉस हुआ, लॉस यहाँ जाएगा और कैपिटल में 10। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट ऑन री इशू। क्या मतलब, मान लो फर्स्ट टाइम इशू किया था यहाँ पर तो 5 रुपया मिला था, सेकेंड टाइम इशू किया यहाँ पर 8 रुपया मिला। ठीक है, तो टोटल 13 रुपया मिला। कंपनी का शेयर का दाम था 10 रुपया, 3 रुपया बचा ना, ये 3 रुपया कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है,
हाउ प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रीटेड, री इशू का प्रॉफिट कैसे ट्रीट किया जाता है? सिंपल सा है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट है, नेचर उसका कैपिटल प्रॉफिट है, और उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। यहाँ देखो, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दिस कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर। कैपिटल रिजर्व को कैसे कब यूज कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन इसको बोनस शेयर इशू करते समय यूज किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट इज द इशू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी डायरेक्ट टू वन इन्वेस्टर। मतलब कोई कंपनी किसी एक इन्वेस्टर को डायरेक्ट शेयर इशू कर दे, और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, या एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को इशू कर दे। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल बाय प्लेसिंग द शेयर्स प्राइवेटली एंड विदाउट इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है? बिना पब्लिक को इनवाइट किए कुछ लोगों को प्राइवेटली शेयर इशू कर देती है। ठीक है। इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड। इस सिचुएशन में प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ इशू अ ब्रोकर फाइंड्स इन्वेस्टर हु विश टू बाय द शेयर। इस तरह का जब इशू होता है, अ ब्रोकर फाइंड्स इन्वेस्टर, तो ब्रोकर एक इन्वेस्टर ढूंढता है, हु विश टू बाय द शेयर, ऐसा इन्वेस्टर जो शेयर खरीदने के लिए इच्छुक है। और बीच में ब्रोकर जो है वो कंपनी की तरफ से और इन्वेस्टर की तरफ से बीच में ब्रोकर काम करता है, इन्वेस्टर ढूंढ के लाता है, कंपनी के शेयर उसको बिचका देता है। ठीक है। ही एक्ट एज एन एजेंट एंड हिज फंक्शन इज सिंपली टू प्रोक्योर बायर ऑफ द शेयर। उस एजेंट का काम क्या है? एक बायर लेके आना, शेयर का बायर, जो कंपनी का शेयर खरीद सके, ऐसा बायर। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? इसका मतलब क्या है? देखो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। मतलब सिर्फ प्रोमोटर को प्रेफर्ड दे करके उसको अलग से शेयर अलॉट किया गया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसको कहा जाता है। देयर फ्रेंड्स, या कंपनी का जो डायरेक्टर या कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे, प्रेफरेंशियल बेसिस में जो जिसको वो पसंद करे, जिसको समझे उसको अलॉट कर देता है। इट डज नॉट इंक्लूड अ पब्लिक इशू। इसमें पब्लिक इशू नहीं आता। मतलब जो इनवाइट करके, पब्लिक को इनवाइट करके जो हम शेयर इशू करते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। राइट इशू, बोनस इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सब कुछ नहीं रहता। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट और एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। हम लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज अ फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू प्रोमोटर फ्रेंड रिलेटिव्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। दैट्स इनफ। इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इशू ऑफ शेयर? पब्लिक इशू क्या होता है? जहाँ पर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर एक्वायर करने के लिए। पब्लिक इशू ऑफ शेयर मीन्स सेलिंग ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन पब्लिक इशू कंपनी आर रिक्वायर्ड to frame their proposal and carry out other formalities relating to their proposal in conformity with the guidelines issued by SEBI। मतलब सेबी के गाइडलाइंस के तहत कंपनी को प्रॉपर सारा फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करके जो शेयर इशू किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इशू। ठीक है। मतलब इसमें आईपीओ लाना पड़ेगा बेसिकली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद क्या है? व्हाट डू यू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व हम लोग देख लिया ऊपर क्या था। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? देखो, अ लिमिटेड कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन डिटरमाइन दैट एनी पोर्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल which has not been already called up
shall not be capable of being called up, exception in the event that for the purpose of the company being wound up, this uncalled portion of the share called capital reserve। मतलब क्या बोला गया है देखो, a limited company may by special legislation determine that any portion of its share capital which has not been already called up shall not be capable of being called up, except in the event that the for the purposes company being wound up, this uncalled portion। अच्छा, मान लो कंपनी मतलब कुछ शेयर का कुछ हिस्सा कॉल्ड अप नहीं किया है, ठीक है, और अब इसको कॉल्ड अप करने के पोजीशन में भी नहीं है, और कंपनी अब वाइंड अप हो जाएगा। वाइंड अप मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको कैपिटल रिजर्व कैपिटल कहेंगे। सॉरी, ये कैपिटल रिजर्व नहीं, ये एक्चुअली में रिजर्व कैपिटल है, ठीक है। इसको रिजर्व कैपिटल कहेंगे। समझ में आ गया? मान लो 10 का शेयर था, कंपनी कॉल्ड कर ली है कितने का, 6 रुपीज़ का, 4 रुपीज़ अनकॉल्ड है, और कंपनी का अब सिचुएशन गड़बड़ है, कंपनी वाइंड अप होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये 4 रुपया जो बचा है इसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व ये हम लोग को पता है, जो री इशू करते हैं। देखो, कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इट कैन बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर बट कैन नॉट बी इशूड फॉर पेइंग डिविडेंड, ठीक है। तो मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट होता है उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। इसको हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर? शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? Allotment of share means the issue of share by company in response to application for share. Application for shares. Shares are allotted by the board of director of the company. मतलब जो पब्लिक अप्लाई करता है, एप्लीकेशन जो आता है, कंपनी उसको शेयर्स आर अलॉटेड बाय दी, उस कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर उस शेयर्स को शेयर होल्डर्स लोग को क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी इन रेस्पॉन्सेस टू एप्लीकेशन ऑफ शेयर। मतलब जो एप्लीकेशन आया उसके रिस्पॉन्स में कंपनी जो अलॉट करेगी शेयर होल्डर को, उसको कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पता है सबको क्या होता है, फिर भी देख लो क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स क्या क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन होता है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, इसका मैक्सिमम नंबर 50, और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर इन और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब इसके जो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any share in or debentures of the company. Prohibit any invitation to the public to subscribe for any share. अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी बाय आर्टिकल। इसमें क्या है एक्चुअली में, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर इन और डिवेंचर ऑफ द। अच्छा, मतलब इसका शेयर और डिवेंचर को नहीं सब्सक्राइब कर पाएगा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक तो जो शेयर इशू होगा कंपनी के द्वारा वही, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो प्रिंटिंग में, और एक चीज़ और याद रखना, कंपनी के जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं उनको वो नहीं सब्सक्राइब कर पाएंगे, ठीक है, पब्लिक वाला शेयर। व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक कॉल्ड नहीं किया गया है।
द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यही हो जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मान लो 1000 शेयर का 10 रुपया के हिसाब से सब्सक्रिप्शन हुआ, 1000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से कॉल्ड अप हुआ, तो 1000 शेयर का 5 के हिसाब से अनकॉल्ड हुआ। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 में हम लोग आ गए। चलो देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर? डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इज a certificate issued by company stamped with official seal which contain the details of an interest bearing loan made by the company on long term basis। मतलब डिवेंचर एक तरह का लोन है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिसपे कंपनी का स्टैम्प और ऑफिशियल सील इशू होता है। कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है डिवेंचर होल्डर को, जिसके ऊपर उनको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, लोन मिलता है, मतलब फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इशू किया जाता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट अ डेप्ट और एक्नॉलेज। ठीक है, इसके बाद टू फीचर ऑफ डिवेंचर तो ऊपर में ही देख लिए हैं। इट इज़ एविडेंस अ लोन मेड बाई अ कंपनी। ठीक है, एक डिवेंचर जो है एक तरह का लोन है। ठीक, और इट इज़ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। एक फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है एक स्पेसिफिक डेट पर। ठीक है, ये डेट क्या हो सकता है? एनुअली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट पार? तो ये ऊपर में देखे थे हम लोग, जो उसका नॉमिनल वैल्यू रहेगा उसी पे अगर इशू हो जाएगा तो नॉमिनल उसको इशूड एट पार बोलेंगे। इशूड एट डिस्काउंट, अगर नॉमिनल से कम में इशू होगा तो इसको इशू एट डिस्काउंट कहेंगे, और नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा में अगर इशू होगा तो उसको इशू एट प्रीमियम बोलेंगे। ये शेयर वाला में भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद किए हैं हाउ इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शो इन द बैलेंस शीट। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? तो देखो, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंडर में शो करते हैं एसेट साइड में। ठीक है, एसेट साइड में मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के अंडर विच हेडिंग डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये सब क्वेश्चन पेपर में भी इसका आंसर मिल जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन में तो डिवेंचर होगा, देख सकते हो किस हेडिंग के अंदर है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में रहता है ये। ठीक है, सिक्योर्ड लोन के अंदर। वाई डिवेंचर इज कॉल्ड लोन कैपिटल? डिवेंचर को लोन कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको एक सर्टेन टर्म के बाद रिडीम करना पड़ता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये लोन, इसका डिवेंचर होल्डर को ऑनर नहीं कहा जाता ना। डिवेंचर होल्डर आर द लेंडर नॉट द ऑनर ऑफ कंपनी। जब वाइंड अप के समय पहले डिवेंचर होल्डर का पेमेंट होता है, क्योंकि ये लोग लेंडर है, ये लोग उधार दिए हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लोन कैपिटल, इसीलिए इनको लोन कैपिटल कहा जाता है। ये लेंडर है, ये ऑनर नहीं है कंपनी का। राइट, इसमें प्रॉफिट में इनका हिस्सा नहीं है। डिवेंचर होल्डर का प्रॉफिट में किसी तरह का हिस्सा नहीं, इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड इसको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या मतलब है? करंट एसेट आर दोर एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द कंपनी फॉर कन्वर्सन इनटू कैश। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके, लाइक डेटर, इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल, ये सब। ठीक है, दीज एसेट्स आर रीजनेबल एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश और कंज्यूम ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब ये एसेट्स इस तरह के माने जाते हैं कि इनको जो नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल होता है एक साल का, उसके अंदर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और करंट लायबिलिटी क्या होते हैं? विच फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। जिनका पेमेंट एक साल के अंदर करना पड़े वो सब करंट लायबिलिटी है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। These are the obligation of business which are payable
इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, जिनका पेमेंट फ्यूचर में बहुत नज़दीक, आज मतलब 1 साल के अंदर ही जिनका पेमेंट एक्सपेक्टेड है, उसको करंट लायबिलिटी कहेंगे। व्हाट आर द मेजर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, लिमिटेड कंपनी, किस एक लिमिटेड कंपनी का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, मेजर कौन कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट है? तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 याद रखना। 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अलावा भी है, हम लोग को 3 ही जानना है, ठीक है। व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी, गिव वन एग्जांपल। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? देखो, कंटिजेंट लायबिलिटी आर कंडीशन विच एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, the outcomes of which can only be confirmed on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जिसको हमको जानकारी तो है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। बैलेंस शीट के डेट पे हमको पता है कि ऐसा एक घटना हो सकता है, लेकिन इसके होने और ना होने का एक कोई फ्यूचर इवेंट है जो होगा तो करंट लायबिलिटी राइज होगा, और नहीं होगा तो करंट लायबिलिटी राइज नहीं होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, इसको बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता है। बैलेंस शीट के नीचे जब बैलेंस शीट डिस्क्लोज करते हैं फुट नोट में लिख देते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी बोल के फुट नोट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल, कंटिजेंट लायबिलिटी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एन एक्नॉलेज एज डेप्ट, मतलब एक ऐसा डेप्ट जो एक्नॉलेज नहीं किया कंपनी अभी तक, मतलब कंफर्म नहीं है। अगर वैसा क्लेम हो जाए, जैसे कोई ऐसा घटना, जैसे फाइन हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर कोई टैक्स हो सकता है जो नहीं पे किया गया है, ठीक है, इस तरह का अनक्लेम डेप्ट, ठीक है। व्हाट इज कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट एसेट्स क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। कंटिजेंट एसेट इज कंडीशन विच एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, द आउटकम्स ऑफ विच कैन ओनली बी कंफर्म्ड, मतलब बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उस कंफर्म तब होगा जब फ्यूचर में कोई घटना घटेगा या ना घटेगा, ठीक है, मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कंटिजेंट एसेट इज ऑल्सो नॉट सोन, इसको भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लेम फॉर डैमेज फ्रॉम सप्लायर, मतलब हम लोग माल खरीदे थे, वहाँ से कोई डैमेज हो गया तो सप्लायर हम लोग को क्लेम देगा ना, तो ये एसेट्स हुआ। जिस तरह से कोई रिसीवेबल होता है, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस शीट? A balance sheet is a list of assets and liability of a business at some specific point of time. It shows the financial position of business by detailing the sources of fund and application of these funds. A balance sheet shows the assets and liabilities grouped, properly classified and arranged in the specific manner, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को एक अरेंज्ड मैनर में शो किया जाता है। लिस्ट ऑफ क्या है? ये लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, सिंपल बात। इसके बाद देखिए, स्टेट एनी 3 आइटम अंडर द हेड फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के हेडिंग में 3 आइटम का नाम, तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टेट एनी 3 आइटम अंडर हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व सिक्योरिटी, प्रीमियम, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं होता, जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं होता रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में। लिस्ट 3 आइटम विच आर इंक्लूडेड अंडर द मेन हेडिंग करंट एसेट्स, लोन, एडवांसेस, मतलब करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, 3 आइटम विच आर इंक्लूडेड अंडर द मेन हेडिंग, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये सब? देखिए, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इस ये मेन हेडिंग है, ठीक है। इसके अंडर में क्या क्या लिखते हैं ये पूछ रहा है, तो अक्रूड इंटरेस्ट लिखते हैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट लिखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं, इस करंट एसेट्स के अंडर में। इसके अंदर और लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो, जैसे डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। वो एक्चुअली में वो अदर करंट, कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा, वो अदर करंट एसेट्स में आता है। नेम द मेजर हेडिंग ऑफ द लायबिलिटी साइड
ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का जो मेजर हेडिंग है वो सारा का नाम लिखना है। तो ये पुराना है, नया वाला देख सकते हो अलग से। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन है ना, तो यहाँ पर इसको हटा करके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर दिया गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में ही करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन आता है। ठीक है, बैलेंस शीट देख सकते हो, न्यू वाला बैलेंस शीट सर्च कर लेना। नेम द मेजर हेडिंग, ये भी हेडिंग पुराना है, मेजर हेडिंग ऑफ द एसेट साइड। ठीक है, क्या है, गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब अब मेजर हेडिंग नहीं है। देखो इसके अंडर में क्या है, एसेट्स में मेनली दो ही होगा, एक होगा फिक्स एसेट्स, एक होगा करंट एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और करंट एसेट्स में क्या क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स, एसेट साइड का बात करें अगर हम एसेट साइड का, तो एक नॉन करंट एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है। इस नॉन करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक हो गया, उसके बाद हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट्स। और इसके ये तो नॉन करेंट हो गया। करंट एसेट्स में क्या होगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, स्टेट रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लाइबिलिटी साइड में क्या आता है, लाइबिलिटी साइड का देख लो, लाइबिलिटी साइड में आता है पहला, एक नंबर होता है शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल, दो नंबर होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, देख लेना। फिर उसका 3 नंबर होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसका 4 नंबर होता है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर भी दो तीन चार रहते हैं। इसके बाद खत्म होगा, अभी वीडियो खत्म करेंगे, खत्म। चलो 20 सेक्शन अगले दिन होगा। ठीक है।